सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस की ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से अहम मुलाकात। बाइडेन ने एक बार फिर नेतन्याहू को सपोर्ट आयरन क्लैड देने का ऐलान कर दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी मुलाकात जो हुई है ईरानी वजीर खारजा आप कह लें अब्बास अरागची साहब से। और उनसे मुलाकात के अंदर उन्होंने बातचीत की जो इजराइल की बर्बरियत चल रही है गाजा में, लबनान में, सीरिया में, पूरे खित्ते में आप समझ लें। और अब उनका ये इरादा है कि वो ईरान को भी हमला करना चाहते हैं। लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम क्योंकि कोशिशें चल रही थी पिछले तकरीबन एक साल से कबल, इनफैक्ट ये अक्टूबर 7 के वाकयात के बाद भी, कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को बनाया जाए। आप याद रखें इब्राहिम अकॉर्ड्स के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात, ओमान, मोरक्को ने और फिर बाद में सूडान ने भी ताल्लुकात अपने बना लिए थे इजराइल के साथ। लेकिन वो ताल्लुकात आके एक तरीके से मुत्तहदा अरब अमीरात के तो नहीं, क्योंकि उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हम कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और अब वो एलाइज ही बन गए हैं अमेरिकन के, तो वो तो चीज आगे से हट गई है। मगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अभी भी प्रेशर है अमरीकियों की तरफ से, क्योंकि अमेरिका अभी भी ओवरफ्लाइट्स वहां से कर रहा है, उनका बेस भी है, ट्रूप प्रेजेंस भी है। तो ओवरफ्लाइट्स कर रहा है यमन को अटैक करने के लिए, हूती पोजिशंस को। तो अभी भी पुश चल रही है अमेरिका के अंदर कि जी सऊदी अरेबिया और इजराइल की डील तो हो जाएगी फलस्तीनी इशू को साइड पे रख के। अब वो होती है नहीं होती। एमबीएस ने ब्लिंकन साहब से भी कहा है पहले कि फलस्तीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, यानी मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी फलस्तीन के लिए, मगर अगर आप डील चाहते हैं तो फिर ये टू स्टेट सोल्यूशन करनी जरूरी है। तो अब अगर मिडिल ईस्ट के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर आप देखें, अगर पावर सेंटर्स की बात की जाए, एक है ईरान, एक है सऊदी अरेबिया, एक है इजराइल और एक है तुर्की। और अब अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही एक चैलेंज बन जाएगा नेतन्याहू साहब के लिए और अमेरिका के लिए कि वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे ईरान को विदाउट सऊदी सपोर्ट। और अगर सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उन्हें, ये सब अहम सवालात हैं। तो क्या बातचीत हो रही है सऊदी अरेबिया और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान? ये बात कर रहे हैं ऑब्वियसली लेबनान के अंदर जो कार्रवाइयां जारी हैं अभी इजराइल की, उसको लेकर। और अगराची साहब ने ट्विटर एक्स के ऊपर अनाउंस किया कि इजराइल से डील करना ना सिर्फ ईरान का इशू है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का इशू है। अब सऊदी अरेबिया क्या गेम खेलना चाह रहा है हमें नहीं पता, मगर उनका एक मौकफ तो सामने आ गया कि ये इजरायली रिलेशंस नहीं हो सकती जब तक एक आजाद फलस्तीनी मुमलिकत या रियासत नहीं बने। वो चीज हमें नजर नहीं आती, क्योंकि अब लग रहा है कि नेतन्याहू साहब जो गाजा की ऑक्यूपेशन है उसे लॉन्ग टर्म रखेंगे। अभी भी 70 या 80 से ऊपर जो आपके हॉस्टेजेस हैं इजरायली, जो यरगमाल हुए हुए हैं, कैद उनको रखा हुआ है हमास ने, वो अभी तक गाजा में मौजूद है। एक तरीके से इजराइल की जो गाजा कैंपेन है उसकी फेलियर इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उनका जो तशद्दुद और दहशत है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी भी उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स को, जो टेंट्स के अंदर लोग रह रहे हैं, बच्चों पे बच्चे, तस्वीरें जो आ रही हैं वहां से अभी भी, यानी ऐसा है कि बच्चों को आपने खत्म कर दिया, जब्त कर दिया। और उसके साथ साथ अब ये अल जजीरा का भी एक कैमरामैन है या रिपोर्टर है, उसके गले के अंदर गोली लगी है, स्नाइपर शॉट हुआ है गाजा के अंदर। तकरीबन 170 के करीब सहाफी गाजा में, लबनान में मारे जा चुके हैं इजरायली बमबारी के बायस। तो नेतन्याहू साहब पागल हो गए और अब बाइडेन साहब भी लग रहा है कि इस पागलपन का शिकार हो गए, क्योंकि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आ रही थी कि गालियां बकी थी उन्होंने नेतन्याहू साहब को, मगर अब आके बाइडेन साहब कह रहे हैं कि जी हम इजराइल को आयरन क्लैड सपोर्ट देंगे, मेरा वादा है, उन्होंने कहा है। तो बाइडेन साहब की पोजीशन क्लियर है। अमेरिकन जो साथ साथ एलाइज आप कह लें, उनकी पोजीशन, यूए की पोजीशन क्लियर है। सऊदी अरेबिया की पोजीशन थोड़ी डामाडोल हुई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक नया प्लान लग रहा है कुछ अमेरिका और इजराइल का, कि अब इसी एक पुश के अंदर हिजबुल्लाह को भी हटाओ, हमास को भी हटाओ, ईरान को भी हटाओ, और ईरान के खिलाफ जो एक आप जंग कह लें या एक ऑप्शन, वो बहुत
इंटरेस्टिंग ये है कि अगर ट्रम्प साहब आ गए तो उन्होंने कहा कि ईरान की जो ये न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं मगर न्यूक्लियर प्रोसेसिंग जो फैसिलिटीज हैं, ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ऑब्वियसली, मगर न्यूक्लियर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो है अभी ईरान के पास, उनको टारगेट किया जा सकता है। एक तरफ तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाइडेन साहब मीठी बिल्ली बनके, मियां मिट्ठू बनके उनके साथ लगे हुए हैं, नेतन्याहू साहब के साथ। और जो डिस्कशंस चल रही हैं अमेरिका और नेतन्याहू साहब के साथ साथ, बज़ाहिर तौर पे तो अमेरिका कुछ कहता है मगर अंदरूनी तरफ से अमेरिका का कुछ और मौकफ होता है। एक तरफ अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि अमेरिका और इजराइल यूं में मिडल ईस्ट डिवाइडेड हुआ है क्योंकि वो वैसी सबसर्विएंट है उनकी, लगती है अपना, यानी अमेरिका से जाके उनकी इजाजतें मिलती हैं गल्फ के रीजन को कुछ भी करने के लिए। मगर टर्की का एक बहुत अहम किरदार था एक हद तक। अब खबरें आ रही हैं कि टर्की जो नेवी है, क्योंकि टर्की भी मेडिटेरेनियन से आके लगती है, तो अब टर्की नेवी ने जो टर्किश बाशिंदे हैं उनको नेवल पैसेज के थ्रू बेरूत से निकालना शुरू कर दिया। तकरीबन 2000 टर्किश सिटीजन्स और कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी टर्किश शिप बुध की रात लेके आई एड वो, और फिर 2000 टर्किश वतनदाशियों को, वतनदाशी कहते हैं, उन्हें लेके वो निकल गई टर्किश सिटी मार्दन की तरफ। में ख्याल से कुछ खबरें आ रही थी मगर बेसिकली वहां से वो लोग निकल गए हैं। और ये 2000 जो लोग हैं, अब ये कनेडियंस भी कह रहे हैं कि अपने बंदे भी निकाल रहे हैं, वो ओवरफ्लाइट चल रही है, तो जो भी अभी निकल सकता है वो निकल रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और इसराइल की जो हरकतें लग रही हैं, वो लग नहीं रहा कि वो रुकेंगे। बेसिकली अब वो अपनी जंग को बढ़ाएंगे। नेतन्याहू साहब, उनको जो विंडफॉल मिलना था हसन नसरुल्लाह साहब को मारने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद वो उन्हें मिल चुका है। तो अब लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है और इसीलिए टर्की अब थोड़ी गर्दिश के अंदर आ गया है, क्योंकि रेसिप तय्यिप एर्दोगान साहब ने भी कहा था बुध के रोज के टर्की के पास बहुत ताकत है इजरायली जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं उससे रोकने के लिए। और एर्दोगान साहब तो ये भी अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं कि इजराइल लेबनान सीरिया तक नहीं रुकेगा, इजराइल टर्की और टर्की के अंदर भी आके कब्जा कर सकता है। तो यानी वो एक तरीके से अलार्म बेल्स रेज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। दूसरी जाने फार ईस्ट के अंदर अमेरिका और चाइना के दरमियान ताइवान के ऊपर लेके थोड़ी इश्यू बन रहा है, क्योंकि जो ताइवान के नए लीडर आए हैं विलियम लाए, उन्होंने कहा है कि वो चाइना को रेजिस्ट करेंगे, उनको अनेक्स नहीं करने देंगे। ताइवान चाइना अपना हिस्सा कहता है इंटरनेशनली भी, और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अमेरिका इसको समझता है। अमेरिका ने ताइवान को शोरअप किया हुआ है चाइना को एंगेज करने के लिए, मगर अब ताइवान, क्योंकि वो देख रहा है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से सिचुएशन चल रही है, इजराइल अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, यूक्रेन के और रशिया का अपना एक इशू चल रहा है, और यहाँ पे ताइवान एक अमेरिका के पास एक फाइनल ऑप्शन है कि भाई किसी तरीके से चाइना को रोक सकें। मगर इंडिया का ऑप्शन नहीं चला, जिस तरह हम जानते हैं। अच्छा, इंडिया को हवाले से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कांग्रेस और जो उमर अब्दुल्ला हैं साबिक वजीर आला, उनकी अलायंस जीत गई है, बीजेपी को एक नुकसान पहुंचा है। बीजेपी हरियाणा में जीती है और जगहों पे जीती है, मगर एक रिजेक्शन है बीजेपी मोदी साहब की पॉलिसीज की, और जो सेपरेटिस्ट प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज थी उसकी भी रिजेक्शन है। तो बेसिकली अब ये कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, ताइवान की बात खत्म करूंगा, मगर कश्मीर के अंदर ये जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन थी, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना, तो अब इसकी एक रिवर्सल एक तरीके से शुरू हो गई है। और उमर अब्दुल्ला साहब का भी इसमें बहुत क्लियर मौकफ आ गया कि अब हमने जो सेपरेटिज्म था या एक्सट्रीमिज्म था हिंदुत्व का, उन सबको हमने रिजेक्ट कर दिया है। हम इंडियन यूनियन का हिस्सा हैं, रहना चाहते हैं, और ये हमारे रिजल्ट्स हैं और हम जीत रहे हैं। तो ये हो रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर। दूसरी जानिब आपकी ताइवान की जो बात कर रहे थे, तो अमेरिका कह रहा है कि चाइना के पास कोई प्रीटेक्स नहीं है कि वो अपनी मिलिट्री प्रेशर एक्सर्ट करे ताइवान के ऊपर। तो अमेरिका की पोजीशनिंग आप जानते हैं पूरी दुनिया में क्या गेम खेल रहे हैं। एक ग्लोबल इंपीरियलिज्म की एक वेव चली हुई है, इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। माइंड यू कि अमेरिका स्ट्रॉन्ग लीडर्स को बर्दाश्त नहीं करता, स्पेशली मुस्लिम या ये जो ब्राउन या ब्लैक स्टेट्स हैं उनके अंदर। तो अमेरिका की हमेशा कोशिश रहती है कि वो रेजिस्ट करे या उन लोगों को अपनी पोजीशन में डाले जो उसको चैलेंज करते हैं, एक नया नैरेटिव ग्लोबली लेके आते हैं, और इसके अंदर ऑब्वियसली इमरान खान भी शामिल है।
अब देखते हैं कि उनके साथ क्या होगा, मगर दुनिया के अंदर तो ये फिलहाल गर्दिश चल रही है। अमेरिका की पोजीशन बहुत ही एक खतरनाक किस्म की हो गई है, मिडल ईस्ट से लेके ताइवान तक। और अब उनकी सपोर्ट क्या कह रही है, कोलिशंस तबाह हो रही हैं अमेरिकन पोजीशन की वजह से। उनकी पोजीशन अपनी इतनी मुस्बत नहीं रही, यहाँ तक कि उनके पास इतने वेपन्स और सब चीजें, मगर डिप्लोमेटिकली और ब्लिंकन साहब की वजह से अमेरिका के मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do like, subscribe and share this content. अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।